Good evening, dear students. So, let us get back to our discussion. That is our discussion on structural functional approach to the study of comparative politics. Okay. Now, इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक देना चाहूँगी। कल आप सबका बकरीद है, हम सबका ईद का खुशी है। तो इस अवसर पर मेरी ओर से आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार वालों के लिए भी बहुत सारे शुभकामनाएं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले 2 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को भेज दिया है, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो जहाँ तक पिछले लेक्चर में मैंने ख़त्म किए थे वो था पॉलिटिकल फंक्शंस, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस समझाते वक्त हम लोगों ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना शुरू किए थे। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब भी मैंने पिछले क्लास में समझाया था क्या है। जब आप किसी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और उसी जानकारी के आधार पर आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ वैल्यूज़, कुछ नॉलेज ये सब पैदा कर रहे हैं, और इसी के ज़रिए जब आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और उसी सिस्टम के साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो उसी को कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मैनिफेस्ट भी हो सकता है या फिर लैटेंट हो सकता है। तो मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कौन सा है? जब कोई चर्च, कोई स्कूल, कोई ऑफिस, कोई इंस्टीट्यूशन आपको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये बाहर से सबको दिखाई दे रहा है, तो इसे कहा जाता है मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और लैटेंट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है? जो अनऑफिशियली अंदर ही अंदर होता है, बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता है। जैसे कि आपके फैमिली में जब आपके दादा, परदादा, आपके अम्मी और अब्बू पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप उसको सुनने के बाद अपने मन ही मन में पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट्स बना लेती है और वहाँ से आपका सोशलाइजेशन हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपके जो नोट है उसका जो पेज 8 है उसको निकालिए। लैटेंट और मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बाद वाला जो पैराग्राफ है उस पर नज़र रखिए। द वैल्यूज़, थॉट्स, ideas, feelings of one system are influenced by those of the other systems. Okay? तो एक पॉलिटिकल सिस्टम की जितने भी आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, वो सब दूसरे कई और सिस्टम्स के वैल्यूज़ और फीलिंग्स द्वारा काफ़ी प्रभावित होते हैं। Both latent and manifest socialization work simultaneously in any political system and both are important. तो हर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में 2 तरह का सोशलाइजेशन ही साथ साथ चलता है। अनऑफिशियल और लैटेंट सोशलाइजेशन चलता रहता है फैमिली में, और ऑफिशियल और मैनिफेस्ट सोशलाइजेशन चलता रहता है फैमिली के बाहर सोसाइटी में, यानी स्कूल्स में, चर्च में, दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, ऑफिस में, एट्सेट्रा। In order to revolutionize the people's thought and outlook, the latent method is resorted to. लेकिन जब किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की सोच और उनकी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उनकी नज़रिया में
चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जिस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ज़रिए एक व्यक्ति या फिर एक इंसान समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर सकता है, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हमेशा लेटेंट तौर पे ही होता रहता है, किसी को पता नहीं चलता है। चलिए, when the boundaries of political systems are not clearly demarcated, the differences among different cultures are found to be insignificant। तो जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स है उनके बीच के जो बाउंडरीज़ है, अगर वो सही तरीके से डिमार्केट नहीं किया गया है, डिमार्केटेड का मतलब है बाउंडरी को अगर स्पष्ट रूप से आपने ड्रॉ नहीं किया है, तो देखा जाता है कि एक देश की पॉलिटिकल सिस्टम और दूसरे देश की पॉलिटिकल सिस्टम के बीच जो डिफरेंस होती है वो कोई मायने नहीं रखती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूरोपियन स्टेट्स मेंबर्स हैं, उन सब में जो बाउंडरीज़ है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। अगर एक इंसान फ्रांस में पैदा हुए हैं तो वो नौकरी के खातिर, अपने एजुकेशन के खातिर फ्रांस की बाउंडरी पार करके इंग्लैंड जा सकता है, जर्मनी जा सकता है, स्पेन जा सकता है। तो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि देशों के बीच बाउंडरीज़ उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जब ऐसी बात होती है तो देखा जाता है कि देशों के बीच के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनमें अंतर या फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। बांग्लादेश और इंडिया को देख लीजिए, दोनों में बाउंडरी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो इसलिए बांग्लादेश की पॉलिटिकल सिस्टम और इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम, इन दोनों में और यहाँ की इन दोनों देशों की पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें आपको ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। In that situation, political socialization fails to assume a clear shape. But when the boundaries are well settled, the impact of one culture falls upon the culture of another political system and vice versa. In this way, the political socialization advances. तो जहाँ पे पॉलिटिकल बाउंडरीज़ काफ़ी स्पष्ट रूप से और काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड वे में ड्रॉ किया जाता है, वहाँ एक देश की पॉलिटिकल कल्चर दूसरे देश की पॉलिटिकल कल्चर पर काफ़ी इम्पैक्ट या काफ़ी प्रभाव विस्तार कर सकता है। तो मान लीजिए इंडिया और चाइना का जो किस्सा, इन दोनों के बीच पॉलिटिकल बाउंडरीज़ काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में काफ़ी स्पष्ट रूप से डिमार्केट किया जाया है। तो इंडिया की जो पॉलिटिकल कल्चर है या फिर चाइना की जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो एक दूसरे को काफ़ी प्रभावित करता है। कैसे? इंडिया में बैठे हुए लोग चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अपना सोच, अपना वैल्यूज़ एक्सप्रेस करता है। कैसे? हर रोज़ न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ हांगकांग में चाइनीज़ लोग हांगकांग की नागरिकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेनलैंड चाइना की जो पार्लियामेंट है उसने ऐसा एक कानून बनाया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसकी वजह से हांगकांग में रहने वाले चीना अधिवासियों का अधिकार, उनका हक, सब कुछ दबाया जा रहा है। तो ये सब देखकर इंडिया के लोग चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक विरूप मनोभाव, एक हॉस्टाइल एटीट्यूड डिवेलप कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में
अवेयर होने के बाद, कॉन्शियस होने के बाद इंडियन नागरिक चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति एक नेगेटिव सोशलाइजेशन का ट्रेंड दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह चाइना की भी नागरिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नेगेटिव सोशलाइजेशन टेंडेंसी डिवेलप कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि इंडिया उनकी देश की जो सुपर पावर बनने की एक ख्वाब, एक एम्बिशन, उसमें बाधा डाल रहा है। रिसेंटली कोरोना वायरस को लेकर, कोरोना पेंडेमिक को लेकर पूरे दुनिया के लोगों के दिल में एक सोच पैदा हुआ है कि इस वायरस की पैदाइश के पीछे चाइना की एक बहुत बड़ा हाथ है, और इसी सोच ने सभी देशों की नागरिकों को चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो ऐसे मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे एक राष्ट्र की पॉलिटिकल सिस्टम और वहाँ की पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक दूसरे देश की पॉलिटिकल सिस्टम और वहाँ के सोशलाइजेशन के ऊपर प्रभाव विस्तार कर सकता है। डिफाइनिंग पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, एलमंड सेज political recruitment function takes up where the general political socialization function leaves off। तो इसका मतलब है ये जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट वाला फंक्शन ये तब शुरू होता है जब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। It recruits members of the society out of particular subcultures, religious communities, statuses, classes, ethnic communities and the like, and inducts them into specialized roles of the political system, trains them in appropriate skills, provides them with political cognitive maps, values, expectations and affects। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के ज़रिए हमने देश की अधिवासियों को, नागरिकों को पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कॉन्शियस कर दिया। अब नेक्स्ट कदम क्या होगा? इन कॉन्शियस नागरिकों में से कुछ चुने हुए नागरिकों को पॉलिटिकल सिस्टम की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिस में रिक्रूट करना, यानी अपॉइंट करना, इनको काम पे लगाना। ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि कुछ नागरिक एक्टिव बन जाते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता प्राप्त करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, यानी निर्वाचनी इलाका से, वो कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। फिर जीतने के बाद वो कोई ना कोई पोस्ट, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई सीट हासिल कर लेता है, और ऐसे ही उस व्यक्ति को पॉलिटिकल सिस्टम ने रिक्रूट कर लिया, यानी अपने काम में अपॉइंट कर लिया। The definition is self-explanatory. Here also the non-governmental organizations such as political parties, groups, etc. recruit persons and train them to perform specific functions। तो जैसे कि मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी और दूसरे कई सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट का काम करता है। इंडिविजुअल को पहले अपना सदस्य बनाता है, फिर उसके बाद उसको पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा लेने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। तैयार करने के बाद पॉलिटिकल सिस्टम में उसको कोई ऑफिस या डिपार्टमेंट का दायित्व सौंप देते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट इज़ टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, ताकि लोग जितना ज़्यादा अपने देश की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, और उतना ज़्यादा उनके दिल में अपने सिस्टम के बारे में वैल्यूज़, कल्चर, ये सब पैदा होगा,
ताकि वो अपने सिस्टम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाए। और जितना ज़्यादा एडजस्टमेंट होगा बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ स्टेट एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी उस पॉलिटिकल सिस्टम को मिलेगा। और रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत इस वजह से है कि जितना ज़्यादा इंडिविजुअल्स अपने पॉलिटिक्स को जानेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा लेंगे, उतना ज़्यादा कामयाबी के साथ वो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर पाएगा। ओके, चलिए उसके बाद आइए द सेकेंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड दैट इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या है? द सेकेंड इम्पॉर्टेंट इनपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेसिफिकली pluralist political system, citizens claim the fulfillment of their demands और materialization of interests। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि हर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में, खास करके जहाँ जहाँ लिबरल डेमोक्रेसी है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, तो जहाँ पर भी लिबरल डेमोक्रेसी है और प्लूरलिस्ट व्यवस्था है, यानी सरकार को प्रभावित करने के लिए काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वैसे पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाता है कि हर नागरिक की कोशिश होती है कि उसकी जो डिमांड्स है, उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो चाहते हैं, वो सरकार तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक वो पहुँचे। तो इस वजह से ही इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ अ बिग गैप, बट देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द रेजिंग ऑफ डिमांड्स एंड देयर रियलाइजेशन। तो सिर्फ चाहने से ही तो बात ख़त्म नहीं हो जाती है। लोगों को जो चाहिए, आम जनता को सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके लिए ये करे, वो करे। तो ये जो उनके चाहते हैं, ये तो सरकार तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट किया जा सके, उनकी ज़रूरतों को वास्तव में, हकीकत में मटेरियलाइज किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है कुछ ग्रुप्स की, कुछ एजेंसीज़ की, जिसके ज़रिए ये पब्लिक की जो इंटरेस्ट है ये सरकार तक पहुंच पाएगा। तो पब्लिक की इंटरेस्ट है जिसको आर्टिकुलेट करके सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है कुछ एजेंसीज़, कुछ ग्रुप्स, जिनके बारे में एलमंड बता रहे हैं। तो देखिए, एलमंड हैज़ पॉइंटेड आउट 4 सच एजेंसीज़। ऐसे 4 एजेंसीज़ यानी ग्रुप्स है जिसके ज़रिए पब्लिक की डिमांड सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। तो नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो ये इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या है? तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स का मतलब है लेजिस्लेचर यानी कि आईन सभा, एग्जीक्यूटिव यानी कि शासन विभाग, ब्यूरोक्रेसीज यानी कि आमला तंत्र यानी कि IAS ऑफिसर्स, WBCS ऑफिसर्स, ये सारे लोग। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या करते हैं? articulate interests in various ways and exert pressure upon the authority for realization of interests। तो आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देकर हम इस इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप को समझा सकते हैं। क्या होता है? मान लीजिए आज आपके निर्वाचनी इलाका खिदिरपुर से एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को आपने वोट दिया और वो चुनाव जीतकर लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सदस्य बन गया। तो विधानसभा मतलब लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का सदस्य बनने के बाद इस व्यक्ति की काम क्या होगी? वो जनप्रतिनिधि हो गए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि आप लोगों की वोट से ही जीतकर वो विधानसभा तक पहुंच पाया है। इसलिए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल उनका काम होगा
आप सबकी जो ज़रूरतें हैं, चाहते हैं, उसको पूरा करना। ठीक उसी तरह देखिए एग्जीक्यूटिव में कौन बैठे हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रिसभा, जिसमें स्टेट लेवल पे होता है चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री लोग, और अगर नेशनल लेवल की बात आए तो रहता है प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री लोग। तो क्या किया जाता है, ये सब मंत्री लोग भी हम सबकी जनप्रतिनिधियाँ हैं, क्योंकि मंत्री लोग भी हमारी ही वोट से चुनाव जीतकर मिनिस्ट्री ज्वाइन करते हैं। तो मिनिस्टर बनने के बाद उनका काम क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो स्वार्थ है, चाहते हैं, उनको मटेरियलाइज करना, हकीकत में उसको पूरा किया जाए, इस बारे में बंदोबस्त करना। ओके, तो इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर ब्यूरोक्रेसी, इन सब इंस्टीट्यूशन में जो लोग हमारे प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम यानी आम जनता की इंटरेस्ट को हासिल करने की। अब देखिए, द इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप is a formally organized group and consists of professional persons। तो जो लोग भी चुनाव जीतकर लेजिस्लेचर या कैबिनेट में मंत्री बनकर गए हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी का काम संभाल रहे हैं, वो सब प्रोफेशनल लोग हैं और उनको अच्छी तरह से पब्लिक डिमांड्स को, इंटरेस्ट को कैसे आर्टिकुलेट करना है, वो सब आता है। Particularly, the bureaucracy in various ways creates pressure upon the authority for the fulfillment of their demands and the authority is forced to act accordingly। तो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग रहते हैं, यानी कि WBCS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, उनके पास एक अलग प्रोफेशनल स्किल होता है जिसके ज़रिए वो आम जनता की चाहतों को पूरा करने के लिए सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब कोरोना बहुत भयानक रूप से फैल रहा है, पैंडेमिक के रूप में फैल रहा है, तो इसको रोकने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है या डिप्टी मैजिस्ट्रेट है, उनके ऊपर दायित्व दिया गया है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जनगण के इंटरेस्ट को नज़र में रखकर काम करें। तो हमारे चीफ मिनिस्टर अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स लोग होते हैं उनको सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के प्रति ध्यान रखिए, इन्फेक्शन उनके अंदर ज़्यादा बढ़ ना जाए, इस बारे में ख्याल रखिए और जो करना है वो करिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, उनको अच्छी तरह से इम्प्रूव करें। कोरोना के लिए जितने भी टेस्टिंग किट्स चाहिए उसको मांग कर उस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद करें। जब भी लोग टेस्ट करवाने आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो पाए, इसका बंदोबस्त करें। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, उनका दायित्व है कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए उनके लिए काम करना और सरकार को उनके डिमांड्स और इंटरेस्ट के बारे में जागरूक करना ताकि उस डिस्ट्रिक्ट के जनता के डिमांड्स अच्छी तरह से फुलफिल हो सके। ओके, देयर आर नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के बाद ही जिस एजेंसी का नाम एलमंड ले रहे हैं, जो पब्लिक की इंटरेस्ट को अच्छी तरह से आर्टिकुलेट कर सकता है, वो है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये कौन है? पीपल फॉर्म एसोसिएशंस और ग्रुप्स आउट ऑफ देयर सोशिएबल कैरेक्टर। Man is by nature a social animal, but non-associational interest groups are formed
on the basis of different grounds. Such groups are formed by persons of the same religious, ethnic or family or community. Affinity develops among the people of the same religion, ethnic group or kinship. तो देखिए नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल आके एक ग्रुप या एसोसिएशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे सब लोगों का बैकग्राउंड एक नहीं होता है। कोई मान लीजिए किसान परिवार से आए हैं, तो कोई इंडस्ट्रियल परिवार से आए हैं, कोई आया है वर्किंग क्लास कम्युनिटी से, तो कोई आया है एक ज़मींदार या लैंडलॉर्ड कम्युनिटी से। लेकिन इनके अंदर एक कॉमन रिलीजियन या कॉमन एथनिक या कॉमन कम्युनिटी वाइज यूनिटी है, जिसकी वजह से इन लोगों ने ग्रुप फॉर्म किया है। और इनकी यही कम्युनिटी या फिर रिलीजियस या फिर एथनिक जो यूनिटी है, बॉन्डिंग है, इसकी वजह से इन सब का इंटरेस्ट एक जगह आके मिल गया है और इसी ग्राउंड पर ये लोग अपना इंटरेस्ट सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो मेंबर्स ऑफ द नॉन एसोसिएशनल ग्रुप कंप्लेन अबाउट देयर नॉन डेलीगेशन टू द लेजिस्लेचर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ देयर लेजिटिमेट डिमांड्स। तो डेलीगेशन और नॉन डेलीगेशन, इसका मतलब क्या है? डेलीगेशन का मतलब है जब आप प्रतिनिधि बनकर सरकार की किसी ऑफिस में गए हैं, तो इसका मतलब आप एक डेलीगेट बन गए हैं। लेकिन नॉन डेलीगेशन मतलब जब आप आपकी दोस्त या आपकी कम्युनिटी के प्रतिनिधि बनकर गवर्नमेंट की कोई ऑफिस नहीं होल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे नॉन एसोसिएशनल ग्रुप्स के मेंबर्स जनरली जनप्रतिनिधि बनकर सरकार तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस वजह से उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड्स होती है, लेजिटिमेट मतलब जायज़, जो कानूनी तौर पे बहुत राइट है, वैलिड है, तो ऐसे लेजिटिमेट डिमांड्स को वो सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तब वो क्या करेगा? The presence of non-associational interest groups is very common in developing societies because of the great attachment of people to religion, kinship, caste, etc. तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसके सभी मेंबर्स चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। तो इस नॉन एसोसिएशनल ग्रुप में सभी मेंबर्स का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। कोई किसान क्लास से आया है, तो कोई ज़मींदार क्लास के बैकग्राउंड से आया है, तो कोई वर्किंग क्लास की मेंबर है, तो कोई इंडस्ट्रियल क्लास की प्रतिनिधि है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या? अ कॉमन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी। ये सब लोग हिंदू कम्युनिटी बिलोंग करते हैं और राम भक्त है। इसलिए ये सब चाहते हैं कि अयोध्या में जहाँ पर बाबरी मस्जिद था वहाँ पे एक राम मंदिर बने। तो अपना डिमांड इन्होंने सरकार तक पहुँचाया और सरकार को प्रभावित करके इन लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए सरकार को मना लिया। तो ये है नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, जिसमें कई किस्म के बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, लेकिन उनका एक कॉमन फैक्टर उनके बीच रहता है। जैसे सबका रिलीजियन कॉमन होता है या फिर हर कोई एक ही एथनिक ग्रुप के मेंबर होते हैं। तो ये सब ग्रुप मिलकर सरकार पर जब दबाव डालते हैं उनके कोई डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो सरकार उनकी इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। It has been found that these groups मतलब नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, तो ये सब ग्रुप्स क्या करते हैं? फाइट टुगेदर अगेंस्ट द अथॉरिटी
and on political consideration the authority of the political system is forced to comply with their demands. तो ये सब नॉन एसोसिएशन इंटरेस्ट ग्रुप्स एक साथ फाइट करते हैं। जितने सारे ग्रुप्स के इंटरेस्ट कॉमन है, एक सिंगल इंटरेस्ट है, वो सब एक साथ फाइट करते हैं पॉलिटिकल अथॉरिटी के खिलाफ और उनकी प्रेशर के आगे अल्टीमेटली पॉलिटिकल अथॉरिटी को झुकना पड़ता है। In almost all political systems, riots or militant demonstrations frequently erupt, and these are led by men who want to snatch away few privileges from the political system. तो लगभग हर किसी पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाता है रायट्स यानी कि दंगे फसाद होते रहते हैं, मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशंस यानी कि संतरासी आंदोलन होते रहते हैं। और ये सब लोग जो ऐसे संतरासी आंदोलन में हिस्सा लेते हैं उनकी कोशिश रहती है कि पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ सुविधाएं छीन लेना। These groups are called economic interest groups. तो ऐसे संतरासी आंदोलन करने वाले ग्रुप ऑफ पीपल जो दंगा फसाद करके दहशत मचा के सबको डरा के धमका के अपना इंटरेस्ट अपना मकसद हासिल करना चाहता है, ऐसे ग्रुप्स को कहा जाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स। और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स भी इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करता है एक पॉलिटिकल सिस्टम। These groups have no permanent structure or organizations. ऐसे एनेमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का अपना कोई परमानेंट स्ट्रक्चर या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज़ पर, इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ये लोग अपने आप ही ग्रुप फॉर्म कर लेता है और सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट यानी आंदोलन करता है। यहाँ पर भी आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जब हमारे देश के एनडीए सरकार ने CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कायम करने के लिए लॉ पास किया, तब देश भर में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आकर जुड़ गए, ग्रुप्स बना लिया सरकार की CAA एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो बहुत सारी जगह शांतिपूर्ण रूप से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन काफ़ी सारे जगह पर हिंसा और संत्रास का भी प्रयोग हो रहा था। तो जो भी लोग CAA के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, सरकार को दबाव डाल रहे थे, सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि वो CAA एक्ट को वापस